हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। और आज हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट है वो है 5वां प्रैक्टिस सेट। आप सभी को पता होगा कि हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी देख चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पे ऊपर में आई बटन में भी शो हो रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं आज, तो ज़रूर जुड़े रहिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सवाल देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक का प्रकार है। आपको बताना है कि संयोजी उत्तक का प्रकार निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, रक्त हो जाएगा आंसर, या फिर हड्डी हो जाएगा, या फिर अस्थिबंधन हो जाएगा। तो देखिए, रक्त क्या है, रक्त भी संयोजी उत्तक है, हड्डी भी संयोजी उत्तक है, और अस्थि बंधन सर किसको बोलेंगे। तो आप लोग पढ़े होंगे लिगामेंट, पढ़े हैं क्या लिगामेंट। जो लिगामेंट होता है ना मेरे भाई, ये भी क्या होता है, संयोजी उत्तक का ही प्रकार होता है। नाम ही है अस्थि बंधन, माने कि हड्डी से हड्डी को जोड़ रहा है, तो उसको इंग्लिश में लिगामेंट कहा जाता है, और हिंदी में उसको कई बार स्नायु भी लिख देता है, ठीक है ना। देखिए, सवाल यहाँ पे इस तरीके से भी आ सकता है ये अस्थि बंधन के लिए कि हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाला है ना संयोजी उत्तक कौन सा होता है, तो वो लिगामेंट होता है, या आपको अस्थि बंधन दे देगा, या कई बार स्नायु भी लिख देता है। क्या लिखेगा इसका हिंदी रूप, एक स्नायु भी होता है, ठीक है, ये स्नायु भी होता है, तो ये भी दे सकता है। तो यहाँ से इतना सारा फैक्ट जो है याद रखिएगा। तो संयोजी उत्तक कौन सा हो जाएगा, रक्त भी हो जाएगा आपका, हड्डी भी हो जाएगा, और अस्थि बंधन भी हो जाएगा, यानी तीनों सही है। तो हमारा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सर सी में दिख रहा है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। कई बार पूछा जाता है कि जो लिगामेंट होता है, ये लिगामेंट किस प्रोटीन से बना हुआ होता है। देखिए, हम सिर्फ वही फैक्ट बताएंगे जो एग्जाम में आता है। लिखाने का तो बहुत सारा ढट्ठा लिखा देंगे एकदम से, और क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, तो उसका क्या मतलब बनता है। हम आपको वही लिखाएंगे जो कि पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। ये सवाल देखिएगा कि आप यदि प्रीवियस ईयर देखते हैं उठा करके, तो कई बार पूछा गया कि लिगामेंट किस प्रोटीन से बना हुआ होता है, तो लिख लीजिए कोलेजन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए, अगला सवाल पूछा गया है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में, यानी कि किरोसिन तेल उसको बोलते हैं, उसमें डुबाकर क्यों रखा जाता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन पढ़िए, क्योंकि यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील है, क्योंकि यह कम अभिक्रियाशील है, या फिर क्योंकि यह अत्यधिक अज्वलनशील है, यानी कि अज्वलनशील नहीं है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे अभिक्रियाशील कम, तो ये भी तो होगा नहीं, और अज्वलनशील बोल दिया तो ये भी तो होगा नहीं। आप कहाँ पे लटक जाइएगा कि सर ज्वलनशील वाला ऑप्शन होगा या फिर अभिक्रियाशील वाला होगा। तो याद रखिएगा, ज्वलनशील वाला आपको नहीं लगाना है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह क्या होता है, अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है ना। जल के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, वायु के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, है ना। तो ये रिएक्ट करने वाला इसमें गुण होता है, यानी कि अभिक्रियाशील ये बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ऑप्शन ए लगाना है, यानी कि जहाँ पे आपको दिखे अभिक्रियाशील, आपको वो वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। इसमें बता देते हैं, सोडियम का क्या होता है संकेत, Na से डिनोट करते हैं, N बड़ी A छोटी, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है सर, 11 होता है। एक शॉर्ट फॉर्म में याद रख लीजिए कि सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है। तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु, इसका एक अवरोही क्रम लिख लीजिए, यानी कि घटते क्रम लिख लीजिए कि सबसे पहले होता है K, यानी कि पोटेशियम। उसके बाद किसका स्थान आएगा भाई, तो उसके बाद हमारा सोडियम का ही स्थान आता है Na। उसके बाद किसका स्थान सर आएगा, तो उसके बाद आता है कैल्शियम का स्थान। किसका स्थान, कैल्शियम का स्थान। उसके बाद अगर पूछे तो हम इधर लिख देते हैं, कैल्शियम के बाद आता है मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद आएगा मैग्नीशियम का स्थान, और मैग्नीशियम के बाद लिख लीजिए एल्यूमिनियम, ठीक है। बस इतना से याद रखिए, लिखाने का तौर भी लिखाएंगे, लेकिन ये 4 से 5 तक आप कम से कम याद रखिए। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम होता है, फिर आपका सोडियम आएगा, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा कैल्शियम, फिर आपका मैग्नीशियम, और देन जाके क्या आएगा आपका एल्यूमिनियम, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा, अभिक्रियाशील जहाँ पर रहेगा आपको वो वाला ऑप्शन लगाना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पढ़िए कि कौन सा सिद्धांत या फिर यह नियम कहता है कि द्रव्यमान सहित कोई भी वस्तु रिक्त आकाश में, यानी कि निर्वात में, प्रकाश की चाल जितनी तेज तो यात्रा नहीं कर सकती है। मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी वस्तु, चाहे भले ही उसमें द्रव्यमान क्यों ना, द्रव्यमान सहित माने द्रव्यमान क्यों ना हो उसमें, लेकिन कोई भी वस्तु निर्वात में प्रकाश की चाल से ज़्यादा तेज कोई वस्तु चल ही नहीं सकता है, मैंने सबसे ज़्यादा प्रकाश की ही चाल है। यह कौन सा सिद्धांत कहता है। ऑप्शन दिया है कि डाल्टन का नियम कहता है, या प्रकाश का कणिक सिद्धांत, या आपेक्षिकता का सिद्धांत, या हेनरी का नियम।
तो मेरे भाई याद रखिएगा, आपेक्षिकता का सिद्धांत ये कहता है, ठीक है। आपेक्षिकता का सिद्धांत कहता है कि भले ही किसी वस्तु में द्रव्यमान क्यों ना हो, लेकिन निर्वात में अगर दोनों को छोड़ा जाना है तो प्रकाश का चाल जितना कोई भी वस्तु का स्पीड नहीं हो सकता है। प्रकाश इतना तेज है आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको चाल लिखना है ना प्रकाश का, तो देखिए हम लिखाते हैं। यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, फिर 9 है, फिर 9 है, फिर आपका 7 हो जाएगा, फिर आपका 9 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा और फिर आपका 8 हो जाएगा। सोचो इतना मीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ पे 299 दिख रहा है ना आपको, मतलब कि यहाँ पे 3 लिख लीजिए और कितना है 10 टू द पावर आपका 8 हो जाएगा। 10 टू द पावर 8 ये है मीटर प्रति सेकेंड में। सोच के देखिए कितना हो जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब कि लगभग 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। माने 1 सेकंड में उतना मीटर चल जाएगा, 30 करोड़ मीटर। अब दिमाग से बाहर जा रहा है ना कि कितना स्पीड है उसका प्रकाश का चाल। तो ये भी याद रखिएगा प्रकाश का चाल कितना होता है निर्वात में, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये कौन सिद्धांत देता है? आपेक्षिकता का सिद्धांत है। और ये आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया किसने है? तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया है। ये भी याद रखिएगा किसने दिया है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। चलिएगा अगले सवाल पे, नेक्स्ट सवाल देखिए। संवेग की इकाई डैश है, यानी कि संवेग की इकाई क्या है? ऑप्शन आपका दिया है केजी मीटर प्रति सेकंड, या फिर न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग बराबर होता है यानी कि द्रव्यमान गुना वेग लिखेंगे, द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान का क्या होता है? तो द्रव्यमान का असर केजी होता है इसका। और वेग का क्या होता है? तो वेग को हम मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। तो बस यही हो गया, ये गुना में है तो यहाँ पे इंटू लगा लीजिए, यानी कि केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। संवेग की इकाई क्या हो जाएगा? केजी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। संवेग की एक और इकाई आप लिख लीजिए, न्यूटन सेकंड, ठीक है। एक और क्या होता है? न्यूटन सेकंड सर होता है। एक तो ऐसा इकाई का न्यूटन सेकंड हो जाएगा और एक और होता है केजी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। दोनों याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे बढ़े। आइए अगला सवाल देखते हैं कि मछलियों के हृदय की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है कि 4 कोष्ठी हृदय जिसमें एक अलिंद और एक निलय होता है, यानी कि हृदय के बारे में पूछा गया है कि कितना उसमें कितना कोष्ठक का होता है। 4 कोष्ठी होता है जिसमें कि 2 अलिंद और 1 निलय होता है। 4 कोष्ठी होता है जिसमें कि 2 अलिंद और 2 निलय होता है। फिर अगला दिया गया है कि द्विकोष्ठीय हृदय जिसमें कि 1 अलिंद और 1 निलय होता है। तो मेरे भाई यही वाला सही होगा। ऑप्शन आपका सर क्या हो जाएगा? करेक्ट, डी हो जाएगा। यानी कि द्विकोष्ठी उसका हृदय होता है, 2 कोष्ठ का, 2 चेंबर का होता है, और एक उसमें क्या होता है? एक उसमें अलिंद होता है और एक उसमें क्या होता है? निलय होता है। देखिए यहाँ से रिलेटेड 2-4 फैक्ट लिखा देते हैं कि मेढक वाला पूछा जाता है। जो भयचर प्राणी बोले जैसे मेढक का कितना होता है? उसका 3 चेंबर का होता है। तो 3 चेंबर में क्या होता है? उसमें 2 अलिंद होता है, ठीक है, 2 अलिंद होता है और एक क्या होता है? एक निलय होता है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। और अगर मनुष्य का पूछ दे तो मनुष्य होता है 4 कोष्ठीय। तो मनुष्य में कैसे कैसे हो जाएगा? फिर मनुष्य में 2 हो जाएगा अलिंद और 2 क्या हो जाएगा? निलय भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मछली का पूछे तो 2 चेंबर, एक अलिंद एक निलय। मेढक का पूछे तो उसमें 3 कोष्ठ का होता है, तो उसमें 2 अलिंद 1 निलय। मनुष्य का पूछ लिया जाए तो 4 कोष्ठ का होता है, 2 अलिंद और 2 निलय, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ से इतने फैक्ट। अभी पूछा गया है मछली का, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1 अलिंद और 1 निलय वाला होता है, ठीक है ना। चलिएगा अगले सवाल पे बढ़िए। और अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार, यानी कौन सा वो नियम है जो कहता है कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और उसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है? ये कौन कहता है? हुक का नियम कहता है, या जूल का नियम कहता है, या कूलम का नियम हो जाएगा, या फिर फैराडे का नियम? सवाल को एक बार फिर से पढ़िए। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और उसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है। अच्छा क्या क्या कह रहा है? चालक के प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को हम आर से सर डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या बोला? धारा के वर्ग, तो लिखिएगा आई स्क्वायर। उसके बाद क्या बोलता है? उसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती, यानी कि यहाँ पे टी हो जाएगा। ये पढ़े हैं आई स्क्वायर आर टी, पढ़े होंगे आप लोग फिजिक्स में। यानी कि ये क्या होता है? एच बराबर, है ना, एच बराबर लिखेंगे ऊष्मा बराबर ये होता है हीट बराबर। ये फॉर्मूला पढ़े ना, तो ये फॉर्मूला किसने दिया है? कौन सा नियम है? यही पूछा गया है सवाल में। तो याद रखिएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा सर, जूल का नियम ये कहता है। कौन कहता है? जूल का नियम कहता है ना। आई स्क्वायर आर टी, ये किसका है नियम? जूल का नियम है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे।
इसको देखिएगा, सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल आवेशित कण किसी अन्य आवेशित कण या फिर किसी अनावेशित कण पर कार्य करता है। पेशी बल है, अपकेंद्री बल है, स्थिर वैद्युतिक बल है या फिर अभिकेंद्र बल है। तो देखिए इसका राइट आंसर लगाइएगा। सबसे पहले ऑप्शन आपका यहाँ पे सी कट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिक बल बोलते हैं। यानी कि किसी अन्य आवेशित कण या फिर किसी अनावेशित कण, यानी उसमें आवेश ना हो या आवेश हो, याद रखिएगा, बल आवेशित कण किसी आवेशित या अनावेशित पर कार्य करता है। तो ये किसका नियम है, ये कौन सा बल है, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी बल है। ठीक है ना, स्थिर वैद्युतिकी बल। अच्छा, जो घर में जो बिजली आता है वो कौन सा बल होता है उसमें, ये भी पूछा गया है। जो बिजली हम लोग के घर में प्रोवाइड होता है ना, वो स्थिर वैद्युतिकी बल का उदाहरण है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं और देखिएगा, अगला सवाल 8 नंबर का, निम्नलिखित में से क्या, यानी कौन है जो कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो क्या कर रहा है, नीला को लाल कर दे रहा है। पढ़िए ऑप्शन, सिरका हो जाएगा, पानी हो जाएगा, बेकिंग सोडा हो जाएगा या फिर दूध हो जाएगा। तो देखिए, अगर नीला लिटमस पत्र है, ठीक ना, अगर क्या है सर, नीला है और नीला को क्या कर दे रहा है, अगर लाल कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है, तो समझ लीजिए कि बीच में जो यानी कि जो विलियन है ना, वो कैसा है, अम्लीय है। ठीक है, ओ से हम लिख देते हैं, ये क्या है, अम्लीय है। अगर नीला को लाल कर दे रहा है तो अम्लीय है। अच्छा, लाल, अगर लाल को नीला कर दे तब सर, लाल को अगर नीला कर दे रहा है तो समझिए वो कैसा है, वो क्षारीय है। देखिए, लिटमस पत्र का बेसिकली कार्य ही यही होता है कि वो अम्लता या क्षारीयता, कोई विलियन है उसमें, वो विलियन जो है अम्लीय है कि क्षारीय है, यही उसका काम होता है पता करना। ठीक है ना, लिटमस पत्र का। तो लिटमस पत्र अगर नीला है और आप किसी द्रव में डुबा दिए, ठीक है, अब हमको पता नहीं है कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है, बस हम उसमें डुबा दिए उसको, और अगर उसका कलर लाल हो जा रहा है तो मतलब वो जो विलियन था इसका मतलब कि अम्लीय था, है ना। जैसे ही डुबाए और लाल हो जा रहा है, नीला था, डुबा दिए तो लाल हो गया, मतलब अम्लीय। अच्छा, लाल था, अगर हम लाल लिए हैं और डुबाए तो नीला हो गया, इसका मतलब वो क्षारीय था। तो लिटमस पत्र का कार्य ही यही होता है कि किसी भी विलयन का अम्लता या क्षारीयता का पता लगाएं। यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो नीला को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है, तो अम्लीय होगा। और चारों ऑप्शन में आपको देख रहेगा अम्लीय सिर्फ क्या होता है, सिरका होता है। 6 से 7% तक एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं, सिरका बोला जाता है, और एसिटिक एसिड अम्लीय ही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, सिरका। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे, अगला सवाल देखिएगा। देखिए, अगला सवाल पूछा गया है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध, कैसा आबंध, द्विआबंध, द्विआबंध होता है, क्या कहलाते हैं। अकार्बनिक यौगिक कहलाएगा, प्राकृतिक यौगिक कहलाएगा, संतृप्त यौगिक या फिर असंतृप्त। तो आपका ऑप्शन तो या तो सी होगा या तो डी होगा। अच्छा देखिए, आबंध कैसा दिया गया है, द्विआबंध। तो याद रखिएगा, जो एल्किन जो होता है CN और H2N, यही ना होता है, CnH2n। अगर हम यहाँ C का मान अगर 2 रख लें तो H हमारा क्या निकल जाएगा, H सर हमारा 2 दूना 4 हो जाएगा, C2H4। अब इसको यदि डायग्राम से आप बनाते हैं तो कैसे बनाइएगा, यहाँ पे एक C रखिए, एक C यहाँ पे रखिए, 2 C हो गया। H को हमको 4 करना है तो एक H हम इधर लगा देते हैं, एक H हम इधर लगा देते हैं, फिर यहाँ पे एक H लगा दिए सर और एक H इधर लगा दिए, तो H का संख्या 4 हो गया। लेकिन सर C को चाहिए 4 बॉन्ड, जबकि इसको मिल रहा है एक बॉन्ड इधर से, एक इधर, 2 ही मिल रहा है, इधर भी एक और एक 2 ही मिल रहा है। तो बीच में क्या करेंगे हम, डबल बॉन्ड हमको लगाना पड़ेगा। तो देखिए द्विआबंध आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया। तो जैसा ही द्विआबंध आए या फिर त्रिआबंध भी आता है, आप एल्काइन को लेके चलिएगा तो उसमें C2 हो जाएगा और H भी आपका 2 ही रहेगा। मतलब कि एक बॉन्ड के अलावे जहाँ पे भी आपको 2 बॉन्ड या फिर आपको 3 बॉन्ड दिख जाए तो समझ लीजिए वो कैसा है, वो असंतृप्त हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। असंतृप्त और संतृप्त को पकड़ने का यही तरीका है, 2 बॉन्ड दिख जाए या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड सिर्फ है, अच्छा देखिए सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तब क्या बोलिएगा, तो डबल बॉन्ड है ना भाई, डबल बॉन्ड है तो बस असंतृप्त समझिए वो, ठीक है ना। और अगर डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ उसमें सिंगल बॉन्ड है, तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए अगला सवाल पूछा गया है कि कैप्स लॉक। अच्छा ये कौन सा सवाल सर ले लिए, तो ये कंप्यूटर वाला सवाल है। तो 2-4 कंप्यूटर का भी सवाल, ज़्यादा तो उससे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी 1-2 इंपॉर्टेंट बन जाता है तो हम ले लेंगे, ठीक है ना। बाकी रहेगा हमारा साइंस का क्लास है। तो यहाँ पे देखिए कैप्स लॉक, जैसे कीबोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं। जो कैप्स लॉक होता है, कीबोर्ड के फीचर को शुरू या फिर बंद करने वाले बटन को क्या बोलते हैं, नेविगेशन की बोलते हैं, या फिर स्पेशल पर्पस की बोलते हैं, या फंक्शनल की बोलते हैं, या फिर टॉगल की बोलते हैं।
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। उसको क्या बोलेंगे, टॉगल की बोलते हैं, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखिएगा टॉगल की। डिटेल वाला जो सवाल होगा वो हम बता देंगे आपको, ठीक है ना। देखिए 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होते हैं, यानी कि गीगाबाइट मैंने समझ, गीगाबाइट नहीं समझ में आता होगा। अरे भाई गीगाबाइट मैंने 1 GB, इसी को तो गीगाबाइट बोल रहा है, नहीं देख रहे हैं। 1 गीगाबाइट माने 1 GB बराबर क्या पूछ रहा है, कितने मेगाबाइट, माने कि कितना MB, मेगाबाइट है ना, मेगाबाइट। तो वही तो पूछ रहा है कि 1 GB कितना MB के बराबर होता है। किसको नहीं पता होगा, जो आज के ज़माने में जो भी एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं सबको पता होगा मेरे भाई, 1024 MB के बराबर होता है 1 GB, है ना। तो वही तो पूछ रहा है 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के होते हैं, तो वही 1024 ऑप्शन आपका यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा क्या दिमाग लगाना। चलिए अगला सवाल देखिए, पूछा गया कि लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। माने समझिए, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को नाम क्या देना, आप क्या दे सकते हैं उसका नाम, ये पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे दे रखा है, क्या अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे, या गैल्वेनीकरण बोलेंगे, या अवशोषण बोलेंगे, या संक्षारण बोलेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर लगाइएगा, आपका क्या हो जाएगा, संक्षारण। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। कल के प्रैक्टिस सेट में आया था कि जो लोहे में जंग लगता है वो किसका उदाहरण है, यौगिक बोलेंगे उसको, मिश्रण बोलेंगे उसको, क्या बोल सकते हैं। तो कल के प्रैक्टिस सेट में बताया था ना, जो लोहे में जंग लगता है उसको हम पहले कहते क्या हैं, उसको एक तो रस्ट के नाम से जाना जाता है, और वो किसका उदाहरण होता है, तो यौगिक का उदाहरण है, मिश्रण नहीं लगाना है। वो किसका उदाहरण है, यौगिक का उदाहरण है। तो वही पूछा है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया का नाम क्या आप दे सकते हैं, तो उसको हम संक्षारण बोलेंगे। तो याद रखिएगा, लोहे में जो जंग लगता है उसको हम रस्ट बोलेंगे, ठीक है ना। किसका उदाहरण है भैया, तो यौगिक का उदाहरण है। उस प्रक्रिया को आप क्या कहिएगा, तो संक्षारण बोलिएगा, ठीक है ना। तो इतना याद रखिएगा इससे। अच्छा देखिए, पृथ्वी पर जितने भी धातु हैं अगर उसमें लोहा मिला हुआ है तो निश्चित ही उसमें जंग लग सकता है। चाहे देखिए वो फेरस सल्फेट हो, आयरन क्लोराइड हो, या मैग्नेटाइट हो, तो जितना भी धातु लोहा से बना, लोहा उसमें मिक्स है तो समझ लीजिए उसमें जंग लग सकता है। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक है या एसआई इकाई है। किसका पूछा गया है, चुंबकीय तीव्रता का, बताइएगा। एम्पियर मीटर होगा, एम्पियर प्रति मीटर होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर मीटर प्रति एम्पियर, या फिर मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो देखिए क्या आ गया, चुंबकीय तीव्रता क्या लगाइएगा, एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा। एम्पियर प्रति मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। किसका पूछा है, चुंबकीय। देखिए चुंबकीय तीव्रता का पूछ ले तो एम्पियर मीटर लगाइएगा। अगर पूछे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे, देखिए क्षेत्र जहाँ पे आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक पूछ ले, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि क्षेत्र जहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाए तो उसको वहाँ पे फटाक से आप टेस्ला लगाइएगा। क्या लगाइएगा, टेस्ला। टेस्ला को हम बड़ी टी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और अगर पूछे चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, चुंबक से रिलेटेड ना 3 गो ये फॉर्मूला ऐसा ही मात्रक में पूछा ही जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का बोल दे तो वेबर होता है, क्या होता है, वेबर, और इसको हम बड़ी W और छोटी b से डिनोट करते हैं, WB से, ठीक ना, वेबर। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से हम समझा देते हैं। अगर पूछे चुंबकीय तीव्रता तो एम्पियर प्रति मीटर, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक पूछ लिया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे, मतलब क्षेत्र जहाँ पे आ गया आपको लैंग्वेज में दिख जाए टेस्ला मारिए। और अगर पूछे चुंबकीय फ्लक्स तो वेबर लगाइएगा, ठीक ना। ये तीनों याद रखिएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कि पौधे की कोशिका में डैश मुख्य रूप से अंगक होते हैं जो जिनमें कि स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाएं जैसे पदार्थ जमा होते हैं। माने कि पौधे में उसके भोजन के रूप में जो स्टार्च, तेल, प्रोटीन जो भी पदार्थ जमा होते हैं वो कहाँ पे होता है, ल्यूकोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रेक्टिकाएं, या फिर क्रोमोप्लास्ट। तो सर राइट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका, ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट में जाकर के स्टार्च, तेल या प्रोटीन या जितने भी उसके पौष्टिक पदार्थ होते हैं वो सभी कहाँ जाके जमा होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट में जमा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बस याद रखिए ल्यूकोप्लास्ट में जमा होता है। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ध्वनि तरंग की विशेषता इनमें से कौन सा नहीं है। क्या ध्वनि में चाल होता है, ध्वनि में आयाम होता है, ध्वनि में आवृत्ति होगा, या संपीड़न होगा। तो मेरे भाई ध्वनि में चाल भी होता है, ध्वनि में आयाम भी होता है, ध्वनि में आवृत्ति भी होता है, लेकिन ध्वनि में संपीड़न ये इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी ही करेक्ट होगा। निम्नलिखित में क्या ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, तो संपीड़न, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। वह डिवाइस, फिर से कंप्यूटर वाला सवाल है, एक तरह से मान के चल सकते हैं। वह डिवाइस जो किसी केबल के उपयोग के बिना नेटवर्क से जुड़ता है, माने उसमें केबल है ही नहीं, तो क्या बोलिएगा, तो भैया वायरलेस बोलेंगे ना, वायरलेस यानी वायर है ही नहीं। एक सर्वर, क्लाइंट, वायर्ड ये सब नहीं बोलेंगे, वायरलेस बोलेंगे। लेस माने कि नहीं है उसमें, वायरलेस है वो। तो वही तो बोला गया, सवाल ही वैसा ही बोल दिया गया कि डिवाइस, वो कौन सा डिवाइस जिसका कि केबल का उपयोग के बिना ही नेटवर्क जुड़ता है,
तो उसको हम वायरलेस बोलेंगे ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए पूछा गया कि प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे की गति को क्या कहते हैं। यानी कि प्रकाश जब पड़ रहा है किसी पौधे पर और वो गति कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? श्वसन बोलेंगे, टैक्सिस बोलेंगे, या जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे, या फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। तो भैया प्रकाश आ रहा है ना, प्रकाश जहाँ पे दिख जाए इसका मतलब क्या है? वो फोटोट्रॉपिज्म है। यानी कि जिस ओर से प्रकाश पड़ रहा है उधर वो क्या हो रहा है? गति कर रहा होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? फोटोट्रॉपिज्म बोला जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फोटोट्रॉपिज्म याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रकाश है तो फोटोट्रॉपिज्म याद रखिएगा। अच्छा ऐसे याद रखिए कि फोटो कोई खींचते तो कैसे खींचें? अंधेरा में जाके तो खींचेंगे नहीं, है ना। जो खींचना है हमको फोटो तो कहाँ पे जाके खींचेंगे? तो प्रकाश में खींचेंगे। तो याद रखिएगा प्रकाश से रिलेटेड है तो फोटोट्रॉपिज्म आपको आंसर यहाँ पे लगाना है। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। देखिए एक सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्न में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? आप देखिएगा रिमोट के आगे एक लाइट लगा हुआ होता है, तो ऐसे आप उसको क्लिक कीजिएगा कोई बटन तो लगेगा कि यार लाइट क्यों ही दिया है, फालतू का ही लाइट। लेकिन ऐसे आपको नहीं दिखेगा। कैमरा आप अपना ऑन कीजिएगा फ़ोन का और वो लाइट पे लेके जाइएगा, ठीक है ना। तो ऐसे दिन में तो उतना पता नहीं चलेगा, मतलब कि दिन में ही आपको अंधेरे में लेकिन उसको देखना है। ट्राई करके आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। फ़ोन का कैमरा ऑन कीजिए और उसको रिमोट को अंधेरे में लेकर के जाइए और कोई भी बटन क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा आप कैमरा में स्पष्ट दिखाएगा कि वो लाल लाल जल रहा है ना। लाल लाल वो जिस भी कलर का लगभग लाल ही जलता है तो वो जलता है, ठीक है ना। ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। किसी में पता चल जाता है, किसी में नहीं भी चलता है। जिसमें नहीं भी चलता उसमें भी जलता हुआ रहता है। आप देखिएगा अंधेरे में लेकर के जाइएगा तो वही पूछ रहा है कि वो कौन सा तरंग होता है? लेजर तरंग होता है, रेडियो तरंग होता है, पराश्रवी तरंग, या अवरक्त तरंग। तो याद रखिएगा वो अवरक्त तरंग का उदाहरण है, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो रिमोट में यूज होता है ना वो अवरक्त तरंग का यूज होता है। अवरक्त याद रखिएगा, रक्त माने खून, खून कैसा होता है? लाल। तो यूँ याद रख सकते हैं ना। अवरक्त तरंग मतलब कि क्या हो जाएगा? लाल कलर का होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अवरक्त तरंग याद रखिएगा, जो टीवी रिमोट कंट्रोल में यूज होता है। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला कौन सा है तत्व? मैग्नीशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, क्लोरीन या सल्फर। तो इसको बना सकते हैं आप वैसे भी। अगर परमाणु संख्या याद है तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या सर 12 होता है, तो 12 हो जाएगा। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12 दूना 24। कैल्शियम का सर होता है 20 होता है परमाणु संख्या, तो 20 दूना कितना हो जाएगा सर? 40। क्लोरीन का कितना होता है सर? 17 क्या हो जाएगा? 17 दूना 34, लेकिन इसका 35 होता है, एक बढ़ जाता है। सल्फर का सर कितना होता है? सल्फर का 16 से क्या लगाइएगा? 32। लेकिन सबसे ज़्यादा आप देखिए इतना में सबसे ज़्यादा आपको क्या दिख रहा है? किसका दिख रहा है? तो सर कैल्शियम का ही दिख रहा है। 40 सबसे ज़्यादा इसका परमाणु द्रव्यमान है। तो बस लगा दीजिए, इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, बस आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए। जो चीज़ याद रहता है और जो हमको पता है कि कैसे निकालना है, यानी कि यदि हमको परमाणु संख्या याद है तो परमाणु द्रव्यमान निकाल लिए, तो ऐसा लगता है ईजी सवाल था। लेकिन यही चीज़ किसी को परमाणु संख्या याद अभी तक नहीं है। कम से कम परमाणु संख्या हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम से लेकर के कम से कम आपको 30 तक कम से कम कर लीजिए। कैल्शियम 20 है ना, तो आप 30 तक, जिंक तक कर लीजिए, ठीक है ना। निकेल, कॉपर, जिंक, लास्ट में जिंक आपका आएगा। 30 तक कम से कम कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। और परमाणु द्रव्यमान उसके लगभग डबल होते हैं। किसी किसी में एक बढ़ता है, एक घटता है, वो देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आवृत्ति बीजी के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं बोला गया है। आवृत्ति बीजी यानी कि उसमें बीज हो। देखिए एक आवृत्ति बीजी होता है, एक अनावृत्ति बीजी होता है। यहाँ पे पूछा है आवृत्ति बीजी का उदाहरण। तो आवृत्ति बीजी में इसमें तने, पत्ते और जड़ होती है, तो हाँ भाई होता है। अगला देखिएगा, प्रजनन करने से पहले, यहाँ पे सी हम पढ़ रहे हैं, प्रजनन करने से पहले उन्हें परागन से गुजरना पड़ता है, तो हाँ उसमें परागन से उसको गुजरना पड़ता है, यानी कि उसमें जनन होता है परागन के द्वारा। और परागन कहाँ पाया जाता है भैया? तो फूल में। तो पुष्प में प्रजनन अंग होते हैं, तो होगा ही भाई। परागन से गुजरना पड़ रहा है जब उसको, तो फिर उसमें प्रजनन अंग तो होगा ही, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी तो वैसे ही सही हो जा रहा है। तो डी भी सही है, सी भी सही है, और ऑप्शन ए उसमें तने, पत्ते और जड़ भी होता है, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है। लेकिन याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो है आवृत्ति बीजी के बारे में सत्य नहीं है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। देखिए कॉनिफर, साइकेड और गिंक को यहाँ 100 होगा, सिंक को कुछ ऐसे करके आता है नाम, तो आवृत्ति बीजी के उदाहरण है, ठीक ना। तो ये गलत बात है, ये आवृत्ति बीजी के उदाहरण नहीं है, अनावृत बीजी के उदाहरण है। अच्छा सर ये जो कॉनिफर है, साइकेड है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कॉनिफर साइकेड मतलब समझ, ये वृक्ष का नाम है। कॉनिफर, साइकेड, सिकोया, ये वुडी पेड़ जिसको बोलते हैं, लकड़ी जिसमें से निकलता है, लंबा लंबा फर्नीचर, चौड़ा चौड़ा फर्नीचर जो बनता है ना, वो सभी अनावृत बीजी के उदाहरण होता है। इतना सा आप बस याद रखिए। और जो ह्यूमन लाइफ में जो यूज होता है, जैसे खाने के लिए जितने भी यूज, जैसे मटर हो गया, दाल हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, जितने भी छोटे मोटे प्रोडक्ट हैं जो भी हैं, जो ह्यूमन लाइफ में खाने के लिए यूज होता है ना, वो सभी आवृत्ति बीजी के उदाहरण हैं। आवृत्ति बीजी में जड़, तना, पत्ती, फूल सब होता है। लेकिन साइकेड में क्या होता है? उसमें
जो भी हो, लेकिन उसमें बीज बहुत नग्न में अवस्था में होता है, नग्न बीजी बोला जाता है, इसलिए उसको नग्न बीजी या अनावृत बीजी बोलते हैं, ठीक ना। तो यही पे ऑप्शन हो जाएगा क्या आपका बी करेक्ट। साइकेड हो गया, सिकोया हो गया, कॉनिफर हो गया, ये सभी पेड़ के नाम है, ठीक है ना। ये सभी अनावृत बीजी को उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया गया है आवृत बीजी, इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सत्य नहीं बोला गया था। अगला सवाल देखिएगा, 21 नंबर का सवाल है कि ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति डैश हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवस्रवित तरंग कहते हैं। यानी कि कितना हर्ट्ज से कम होगा तो उसे हम अवस्रवित बोलेंगे। तो भैया आप सभी को पता होना चाहिए ना, डी करेक्ट होगा। 20 से अगर कम है तो उसको क्या बोलते हैं अवस्रवित तरंग। 20 से अगर अधिक है तो लेकर के कहाँ से 20 से लेकर के अगर 20,000 तक है, 20,000 हर्ट्ज तक है तो उसको हम क्या बोलते हैं श्रव्य तरंग। अगर 20,000 से भी अधिक है, 20,000 से अगर आपको प्लस मिल जाए ना, 20,000 प्लस, तो उसको हम बोलते हैं पराश्रव्य तरंग। 20,000 से अधिक है तो पराश्रव्य, 20 से 20,000 के बीच में है तो श्रव्य, और 20 से भी कम है तो अवश्रव्य। तो अवश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य, अवश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य। याद रखिएगा 20 से 20,000 के बीच और 20,000 से प्लस, ठीक ना, तो याद रखिएगा। जो 20 हर्ट्ज होता है ना, ये जैसे हाथी वगैरह हो गया, गैंडा हो गया, व्हेल मछली जो होता है, ये सभी सुनता है 20 हर्ट्ज तक, ठीक है ना। और ह्यूमन जो सुनता है वो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। 20 सबसे न्यूनतम है और 20,000 सबसे अधिक है। इससे ज़्यादा अगर आवाज़ कोई कर दिया तो हम लोग सुन नहीं पाएंगे, तली फट जाएगा कान का हम लोग का, ठीक ना। तो ये ह्यूमन के लिए कितना अवेलेबल होना चाहिए 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। और जो चमगादड़ होता है मेरे भाई, वो 20,000 से भी अधिक सुन सकता है। याद रखिए, चमगादड़ वाला पूछा जाता है। चमगादड़ 20,000 से अधिक हर्ट्ज वाला ध्वनि जो है सुन सकता है। यानी पराश्रवी तरंग का वो यूज करता है अपने खाना वगैरह को ढूंढने में, है ना। खाना कहाँ पे है, वो टकरा करके आता है वापस, तो वो पराश्रवी तरंग का यूज करता है। यानी कि 20,000 से उसका प्लस होता है तरंग का गति, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया कि अवस्रवी कौन हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 20 से कम वाला, ठीक ना, है ना। कम बोला कितना हर्ट्ज से कम, तो 20 वाला से कम। अगला सवाल देखिएगा क्या हो ये, चलिए, अरे भाई ये क्या हो जा रहा है बार बार। यहाँ पे देखिएगा सवाल पूछा गया है कि डैश मिश्र धातु में निकल, तांबा और जिंक शामिल है। यानी कि वो कौन सा मिश्र धातु है जिसमें कि आपका निकल भी है, तांबा भी है और जिंक भी है। तो जहाँ पे निकल दिख जाए और तांबा जिंक तो रहेगा ही रहेगा, निकल दिख जाए यानी कि जर्मन सिल्वर है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जर्मन सिल्वर में कौन कौन सा धातु मिला हुआ होता है, निकल, तांबा और जिंक, ठीक है ना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा याद रखिएगा। लास्ट सवाल को लेते हैं, आज 23 ही सवाल था ना, देख लेते हैं एक लास्ट सवाल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण का उदाहरण आपको यहाँ पे बताना है कौन है। तो राइट आंसर यहाँ पे प्रदूषित वायु, गंदा पानी, नमक का घोल या कोई नहीं। तो देखिएगा नमक का घोल आपका क्या है, समांगी मिश्रण पूछा गया। समांगी मिश्रण का उदाहरण, समांगी मिश्रण माने समझ रहे हैं कि जैसे किसी द्रव्य में किसी चीज़ को मिलाएं और उसके एक एक पार्ट में एकदम अच्छे तरीके से मिल गया, तो उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे कि चीनी पानी का घोल, सिर्फ नमक पानी ही नहीं, चीनी पानी का घोल हो गया, नमक पानी का घोल हो गया, फिर आपका वायु हो गया। अच्छा सर, वायु तो यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन ये प्रदूषित था ना मेरे भाई, प्रदूषित वायु नहीं, सिर्फ वायु बोले तो वो भी समांगी मिश्रण है। अगर पेट्रोल या फिर तेल का मिश्रण बोले, है ना, पेट्रोल या तेल का मिश्रण, तो वो भी समांगी मिश्रण का उदाहरण, लगभग उदाहरण ही इसमें पूछता है। और एक याद रखिएगा, सोडा वाटर, सोडा वाटर बोल दे तो वो भी इसका क्या है, वो भी इसी का उदाहरण है, समांगी का। तो सोडा वाटर वायु, पेट्रोल तेल हो जाएगा, नमक का घोल हो जाएगा, चीनी पानी का घोल हो जाएगा, ये सभी क्या है, समांगी मिश्रण के उदाहरण है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, सीक्रेट होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। और आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो क्या करना है आप सभी को पता है, ये लिख दिए यहाँ पे, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कीजिएगा। क्या पे सेट करना है, ऑल पे सेट कीजिएगा, तो आपको पास क्या हो जाएगा, वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है ना। और पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कोई आपको PDF वगैरह चाहिए तो वहाँ पे आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है ना। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।